ये एक साइड लेंथ, और P1 क्या चीज है, उस पर पड़ने वाला प्रोजेक्शन, और P2 क्या चीज है, B उसकी एडजेसेंट साइड लेंथ और उस पर पड़ने वाला प्रोजेक्शन। क्लियर है? ये भी तरीका याद, हाँ, इससे कुछ नहीं होगा, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन हमारी मैथ्स हमने सीखी, हमने मैथ्स सीखी भाई, मैथ्स मैथ्स सीख रहे हैं, मैथ्स एक्चुअल मैथ्स है ये। हाँ, हमारे सोचने को एक अलग लेवल पे लेके जा रही है। हाँ, तो ये नोट डाउन कर लिया, चलो आगे, अब दोबारा सिखाता हूँ अगला। ठीक है, अब मैं वापस पैरेललोग्राम को दूसरे नजर से देखना सिखा रहा हूँ। क्लियर? मैं पैरेललोग्राम को दोबारा सिखा रहा हूँ, लेकिन अब की बार फार्मूला डिफरेंट कर दूंगा, मैथ्स फिर लिखना। रेडी? देखो, बहुत ध्यान से देख लो, आप वापस से वही एबीडी देख रहे हैं, ए बी डी देख रहे हैं, ए बी और ये डी देख पा रहे हैं, राइट है? आप ये लाइन देख पा रहे हैं बेटा, देख पा रहे हैं एबीडी है कि नहीं? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा फिर से, मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें इतना पोर्शन जो है, ये अगर बी है और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये वाली साइड जो होगी वो बी कॉस थीटा होगी, ऐसा मैंने फिजिक्स के दौरान बहुतों बार पढ़ा है। तो मैं गलत सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ? सही सोच रहा हूँ ना? यहाँ थीटा कौन है बेटा? थीटा एंगल ए है, ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोग इसको बी साइन ए बोलेंगे और नीचे वाले को बी कॉस से बोलेंगे। बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? अरे ये बी कॉस से हो गया और ये कितना हो गया, बी साइन ए। गलत तो नहीं सोच रहा? सही सोचा ना मैंने? अच्छा, तो P1 इज इक्वल टू बी साइन ए। क्लियर? अच्छा, चलो बताओ फिर बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू बोलो, P1 अपॉन साइन ए कह सकता हूं, है ना? अच्छा, अब यही एबीडी ट्रायंगल दूसरी तरफ दिखा रहा हूं, ठीक है, वही एबीडी ट्रायंगल देखो, एबीडी ट्रायंगल दोबारा देखें, दिखा एबीडी ट्रायंगल, तो अब की बार P2 इज इक्वल टू में ए साइन ए क्यों हुआ? क्योंकि ये लेंथ ए है, तो ये जो लेंथ होगी ना यहां से यहां तक की, ये ए कॉस ए होगी, ठीक है? अच्छा, और ये जो लेंथ होगी ना, ये ए साइन ए होगी, ऐसा मुझे फिजिक्स ने सिखाया है। भाई फिजिक्स ने मुझे ये सिखा रखा है कि अगर बाय द वे ये सपोज करो ये अगर बी है और ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये वाली साइड बी कॉस अल्फा होती है, ऐसा फिजिक्स में मैंने सीखा था, और ये वाली साइड बी साइन अल्फा होती है, ऐसा मैं सीख चुका हूं, तो वही यूज कर रहा हूं मैं। तो अगर बाय द वे मैं अगर इस तरफ से देखता हूं, तो मुझे ये P2 इज इक्वल टू में ए साइन ए दिखता है, ठीक है? अच्छा, तो मुझे आप बताइए ए इज इक्वल टू में P2 अपॉन साइन ए देखना गलत है या सही है? सही है ना? बिल्कुल सही चल रहा हूं मैं, है ना? अच्छा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सरदर्द करूंगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है? अच्छा, अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है, मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूं, क्लियर है? अच्छा, अब बड़े ध्यान से, मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, फर्स्ट फार्मूला था ए बी साइन ए की जगह पर मैं P2 अपॉन साइन ए फ्रॉम डायग्राम 2 यहां से लिख रहा हूं, राइट है? मल्टीप्लाइड बाई बी की जगह मैं लिख रहा हूं P1 अपॉन साइन ए फ्रॉम डायग्राम 1, लिख दूं इनटू में कितना, साइन ए लिख देता हूं, साइन ए कैंसिल आउट कर दूं, फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया, P1 P2 कॉसेक ए, ठीक है? दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लो साहब, P1 P2 कोसेक है। अब ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है? इससे पहले कि आप रिकॉल करना भूल जाओ, मैं आपको याद दिला दूं, मेरा पहला फार्मूला था ए बी साइन ए, सेकेंड फार्मूला था, ठीक है, ए P1 या बी P2, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है? तीसरा फार्मूला अभी अभी हाथ चढ़ा है मेरे, P1 P2 कोसेक ए, जहां पे P1 P2 बी और डी से पढ़ने वाले प्रोजेक्शंस हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, चलो, डन डन डन। अब इसी का चौथा फार्मूला देख रहे हैं, कितना फार्मूला देखेंगे सर? हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये नहीं देखते कितना देखेंगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री में तो सर आप एक बार आने दो, मैं देखना चाहता हूँ मैथ्स कितना ज्यादा बिगाड़ सकती है, तो आपको पता चलेगा मैथ्स धीरे धीरे काफी चीजों को सिखा रही है। हाँ, ये क्वेश्चंस के दौरान जब भी बड़े क्वेश्चन होंगे ना एडवांस लेवल के, खट खट आपको बातें पकड़ में आएगी, ठीक है? इन दौरान में जो मैंने बातें करी है ना, उस दौरान में अगर किसी ने फार्मूला कॉपी करना होगा तो कर लिया होगा। रेडी? चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दोबारा से डायग्राम देखिए, ठीक है? इससे पहले कि आप डायग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, AC यहाँ डायगनल है जिसकी लेंथ D1 है, BD एक दूसरा डायगनल है जिसकी लेंथ D2 है। बता दूं, AC की लेंथ कितनी बेटा? D1, BD की लेंथ कितनी है? D2। क्लियर? अच्छा, ये इनका मिड पॉइंट है O, है ना?
तो अगर कोई मेरे से पूछे इसकी लेंथ कितनी हुई तो मैं बोलूंगा d1/2, ये वाली लेंथ। इस लेंथ को भी अपन d1/2 बोले तो कोई गलत बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इस लेंथ को बात करूं, ये जो लेंथ है ना यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ अपने आप में d2/2 हो गई। अच्छा, इधर बची हुई लेंथ भी अपने आप में कितनी होगी बेटा? d2/2 हो गई। हाँ, आधी d2/2। अच्छा, एक बार तो हटा देता हूं मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बात कर रहा था। अच्छा, अब दोबारा देखो, अगर मैं आपके सामने इस ट्रायंगल को पकड़ लूं, ABO को, ठीक है, तो ABO बहुत ध्यान से देख लिया, इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ साइड लेंथ, देखो ये वाली साइड, ये साइड लेंथ d1/2 कह दूं, मल्टीप्लाइड बाई ये वाली साइड लेंथ कितनी बेटा? d2/2 कह दूं, इंटू में साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा कह सकता हूं। इसका मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ d1/2 डिवाइड बाई 8 इंटू में साइन थीटा, है कि नहीं? बस यही बात मैंने यहां लिख के रख दी है, ठीक है, d1/2 साइन थीटा, इस ट्रायंगल का एरिया। क्लियर? अच्छा, अब मैं बाजू में इसी ट्रायंगल में इस साइड का एरिया पूछता हूं। ये देखो, ये d1/2, ये d2/2 और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इसका एरिया जो हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा। देखा था ना अपन ने, हाफ AB साइन थीटा, वही फंडा मार रहा हूं, हाफ की जगह हाफ, ठीक है, हाफ की जगह हाफ, फिर a की जगह पर d1/2, इसकी जगह d2/2 इंटू साइन थीटा। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा, आप आराम सोच लो, मैं हाफ AB साइन थीटा का यूज कर रहा हूं। हम जितने फार्मूले हमने पढ़े उनको बार बार रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है, फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर बाय द वे मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का बोले तो ये वाले ट्रायंगल को जोड़ लूं, तो क्या मेरे पास ABD आ जाएगा? आ जाएगा ना? और मैं उसका डबल कर दूं तो क्या मेरे पास पूरा पैरेललोग्राम आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया है हाफ d1/2 d2/2 साइन थीटा, ठीक है ना? अच्छा, नीचे वाला जो ट्रायंगल था इसका एरिया था हाफ d1/2 d2/2 साइन थीटा। देख लो आप, ये वाला यही उठा के लिखा है, तो इसका मतलब ये कि पूरा जो ट्रायंगल होगा वो इन दोनों का, ये दोनों तो सेम है ना। अच्छा, इसे अगर मैं x कहता हूं और इसे भी अगर मैं x कहता हूं तो x और x का सम 2x। अच्छा, तो टोटल का सम इज इक्वल टू, मैं ये टोटल का सम इज इक्वल टू 4x ये कह दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ये दोनों जो आए मेरे पास में ABD का एरिया आया, और मैं क्या करता हूं, अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनका सम कर दूं। अच्छा, आप ये जानते हैं कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ d1/4 इंटू साइन थीटा। 4 से 4 उड़ा दें, 2 से 2 हटा दें, तो फाइनली मेरे पास कितना रहेगा बेटा? d1/2 साइन थीटा। क्लियर है? बहुत ध्यान से एक एक बात बहुत गहराई से समझ लेना। अपने को 4 टाइम्स x करना है। अच्छा, इसमें 4 टाइम्स x करना था तो ये 2 नहीं होगा, तो ये d1/2 रह जाएगा, मेरे से एक गलती हो गई, ठीक है। तो फाइनली इट इज d1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा बना, ठीक है। इससे पहले कि हम सब मिला लें, मिक्सचर कर दें, ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, पैरेललोग्राम का एरिया पहला कितना? AB साइन A, दूसरा AP1 या BP2, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तीसरा एरिया कितना देखा था हमने? अब ये भी देखा, d1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। चौथा एरिया क्या देखा था अभी अपन ने? एक और फार्मूला देखा था, किसी को याद है? कोई फार्मूला बीच के अंदर हम लोगों ने कोई भूला, मिस कर दिया, नहीं करा था ना? नहीं याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरे को याद आ गया, P1 P2 इंटू में कॉसेक A, राइट? ओके, बहुत 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 काम के फार्मूले, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। यहां तक की चीजें नोट डाउन कर लो, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है ना? ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, चले आगे। रोम्बस, रोम्बो रोम्बो रोम्बस। अब ये रोम्बो रोम्बो रोम्बस क्या चीज है? रोम्बस बोले तो अपनी काजू कतली। हाँ, अरे काजू कतली भूल गए? हाँ, ये वाले डायगोनल की लंबाई d1, ये वाले डायगोनल की लंबाई d2, और d1 और d2 आपस में बराबर नहीं है, तो पहला काम, डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2, परंतु दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो d1 इज परपेंडिकुलर टू d2। तीसरा काम, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू AB BC CA नहीं CD, हाँ AB BC CD AD बोले तो DA, सब बराबर होंगे,
है कि नहीं भाई? चार ही बातें हैं। अच्छा रही बात एरिया, एरिया कहाँ से लाओगे? डेल्टा डबल एच इज इक्वल में हाफ d1 d2 साइन, और इन दोनों के d1 d2 के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, बोले तो 1, इसका मतलब आंसर इज d1 d2 डिवाइड बाई 2। राइट है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा। एक पांचवा, सर वो ए बी साइन थीटा काम कर जाएगा क्या? बिल्कुल, लो ए बी साइन, इस बार कितना है? ये वाला एंगल इज ए अगेन। ओहो, अच्छा लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं, बी भी ए ही है। अरे देखो 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 देखो, बी भी ए ही है, इसका मतलब बी की जगह ए रख दूं, ए इंटू ए बोले तो ए स्क्वायर साइन ए। काम आने वाला तो है नहीं फिर फोकट में बस। लेकिन ये याद रखना कि रोम्बस क्या चीज होती है, रोम्बस के अंदर चारों साइड से इक्वल होती है, डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। बस इतनी बातें जरूर रट के रख लेना। एक और पॉइंट है ना, पैरेललोग्राम में जैसा मैंने बताया था, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है ना, यही बात रोम्बो रोम्बो रोम्बस में भी सही है। हाँ, रोम्बस में भी दोनों के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही जगह फॉल होता है, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल एक ही जगह जाके गिर गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करूं। चलो चलो चलो, अगला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है ए, ब्रेड्थ कितनी है बी, तो सबसे पहले तो एरिया लगा देते हैं, जो याद आता जाए उसका भला, ए बी। अच्छा दूसरी बात ये बात करूं क्या, कि आमने सामने की साइड इक्वल है, पता होगा, पैरेलल है, पता होगा, रेक्टेंगल होता है, हाँ होता है रेक्टेंगल, ओ सॉरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, सही है बिल्कुल, पैरेललोग्राम में क्या बुराई है? ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो एक चीज तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कि पहली बात तो पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बिल्कुल साहब, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट कोइंसिडेंट। किसके? मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, कोइंसिडेंट। ठीक है, हाँ बहुत बहुत काम की चीज, बहुत 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 काम की चीज। ठीक है, चलो आगे, अगला पॉइंट नंबर 4, स्क्वायर। हाँ भाई, स्क्वायर के बारे में जानते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, परंतु इसमें और रोम्बस में एक चीज का अंतर है, वो ये है कि इसकी लेंथ अगर d1 है, इसकी लेंथ अगर d2 है, तो d1 इज गडू d2 होता है, और दूसरी बात एरिया इज गडू साइड का स्क्वायर, और यहाँ साइड अगर ए तो ए स्क्वायर। चलो, है क्या नहीं? इससे तो क्या बताएंगे, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड पैरेलल। ठीक है, ऑल साइड मतलब आमने सामने की साइड्स पैरेलल, ऑल साइड्स इक्वल बट आमने सामने की साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अगला ट्रुपेजियम। ट्रुपेजियम इज व्हाट? ट्रुपेजियम में एक्चुअल में सामने से फोटो ही क्लियर है, एकदम साफ सुथरे शब्दों में एकदम सारी चीजें स्पष्ट हैं कि दो साइड्स पैरेलल, दो साइड्स नॉन पैरेलल, है ना? तो टू साइड्स पैरेलल, टू साइड्स नॉन पैरेलल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अदरवाइज नॉन पैरेलल। ठीक है, अच्छा यहाँ ये वाले जो है ना, पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स के बीच के एंगल को, एक को θ1 और दूसरे वाले को θ2 कहते हैं, ये बेस एंगल कहलाते हैं बेसिकली। अच्छा ये θ1 और θ2 जिस दिन बराबर हो जाते हैं ना, उस दिन अपने इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, याद रख लेना, है ना? ये वाला पॉइंट भी, क्या 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 दोबारा बोलो। अच्छा देखो, θ1 θ2 जो है ना, वो जो बेस पे दोनों एंगल हैं, वो बेस एंगल कहलाते हैं। जिस दिन ये दोनों बराबर होते हैं उस दिन इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। आप तो लिखते जाओ, हाँ मैं इसीलिए तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, बोल जरूर जल्दी ले रहा हूँ, रुका हुआ, है ना? अच्छा अच्छा, अगर बाई द वे नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन मिला लेना, तो वो उनकी मीडियन कहलाती है। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। भावार्थ ये मीडियन है। ठीक है, हाँ इट इज नोन एज मीडियम, मीडियन मीडियन मीडियम नहीं मीडियन। अच्छा, एरिया इज इक्वल में हाफ ऑफ द पैरेलल, एरिया जो है वो इन दोनों का सम, भाई पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच का गैप के बराबर होता है, बोले तो हाफ ए बी एच। ठीक है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, और θ1 θ2 के बराबर होने पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है, ये मैंने पहले बता दिया था। आराम से कॉपी कीजिए, आराम से, कोई जल्दी नाम की चीज ही नहीं है। ये किस पंछी का नाम है, हम दोनों में से किसी को नहीं पता, ना आपको ना मुझे। ठीक है, चले आगे, चलो चलो, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार शेर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। अरे पतंग बोले तो काइट आ गई,
है कि नहीं? ये क्या चीज है? काइट। ये अरे एक्चुअल में क्या है ना, ये काजू कतली से डिफरेंट चीज है ना? हाँ ये अलग है। देखो इसमें क्या है, ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल एक दूसरे से 90 पे इंटरसेक्ट तो करता है, परंतु D1 का मिड पॉइंट और D2 का मिड पॉइंट एक दूसरे पे नहीं आता। हाँ तो मिड पॉइंट जो है ना वो बाइसेक्ट नहीं करते, ध्यान रखना। किसके? डायगोनल्स के। ठीक है? क्या? डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट, डायगोनल्स रिमेन्स एट 90 डिग्री, है ना? एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। इस कारण से ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है? एक डायगोनल जो होता है ना, किसी भी एक डायगोनल पे हाथ रख लो, वो एग्जैक्टली मतलब कोई एक डायगोनल जो होता है वो ठीक 2 आइसोसेलेस बनाता है इसमें। नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? ओनली 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है? बस ये 4 चीजें ही काम की हैं, अन्यथा बाकी सब नथिंग विशेष। ठीक है? अगला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा बहुत काम का है, अच्छे क्वेश्चंस में थोड़ा कभी कभी झटका दे देता है। सबको आइडिया है सर्कल में बनने वाला क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो अपने में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये पता होगा, है ना? याद है ना? अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? बी और डी का सम, ये 180 होता है। ए और सी का सम 180 होता है, ये तो सबको पता है। ओके ठीक है ना? अच्छा अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता देता हूँ। इसमें एक थ्योरम काम करती है, वो ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चेक करने की कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना? वो क्या है कि अगर आप देखें ना तो इसमें अपोजिट साइड्स को देखिएगा। अपोजिट साइड्स आर AD एंड BC। AD मल्टीप्लाइड बाय BC प्लस, अब बची हुई 2 अपोजिट साइड कौन सी रहेगी बेटा? AB एंड CD। ठीक है ना? AB मल्टीप्लाइड बाई CD इज इक्वल टू में, अब तीसरा क्या रह गया? बस एक ही जोड़ा रह गया, दैट इज ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ओके क्या है भाई? दैट इज, ओहो बातों बातों में रह गया, इज इक्वल टू में AD AC इंटू BD। क्या चीज बोला? ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ opposite side, it is also product of opposite side, तो sum of product of opposite sides equal to product of diagonals। ठीक है? बहुत बहुत काम की चीज। चले आगे, एक और पॉइंट जिसके ऊपर नोट डाउन करना चाहिए, बहुत बहुत काम की चीज है, वो भी देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक और खास बात क्या है कि साइक्लिक इसमें क्या कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम काम करती है। कोई भी 2 कॉर्ड कैसे भी कहीं से भी कोई भी 2 कॉर्ड बना लीजिए, इसमें ये लेंथ अगर x है और ये वाली लेंथ अगर y है तो x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाइड बाई b होगा। ये होता है ना? हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमारे को ध्यान रखनी है। ठीक है? बस आपको इतना ही एक बार कॉपी कर लें, आगे चलता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग किस पे, देखो अपन ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लिया, बस फटाफट से एक खटाखट एक झलक ले लेते हैं अपन लोग किस पे? ट्रायंगल पे। ठीक है? तो अगला पॉइंट इज ट्रायंगल। ठीक है? अभी ट्रायंगल क्या चीज है ना, ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल के बारे में आपको सब आइडिया है। ठीक है? तो पहली चीज जो आपको पता है वो याद दिला दूं, कंडीशन ऑफ बीइंग अ ट्रायंगल। देखो हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल की सब कुछ नहीं होता। हालांकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी थी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल 10th में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही सब कुछ है। पहली चीज ये बात तो सबको पता है ना। अच्छा दूसरी बात क्या, जैसे मान लो ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो अपने को ये चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अभी से। हालांकि हम इस बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले साल में, मैंने 12th में जाकर के, लेकिन इसको अभी से समझ के चलें। 2-3 बातें जो हमको अभी से मेमोराइज करनी है, इसीलिए नोट्स बनवा रहा हूँ मैं आपके, है ना? ए के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सी के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये एक फिक्स मैनर है ना, जिसे हम लोग मैथ्स में ऐसे ही करते हैं एक बात। ठीक है? अगर बाय द वे कोई इससे हट करके कोई भी बात कहता है तो वो स्पेसिफिकली इसको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में लिखेगा, आप उसको लेके कंफ्यूज ना हो। ठीक है? पहली चीज। दूसरी बात ये कि कंडीशन ऑफ बीइंग अ ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी अगर बाय द वे 3 साइड से घिरा हुआ डायग्राम अगर बाय द वे ट्रायंगल है तो बट ऑब्वियस है कि उसकी 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा।
इसका मतलब ये कि a प्लस बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन c, और आई कैन से b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, और आई कैन से c प्लस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ये एक बात है, ठीक है। दूसरी बात भी इसी के साथ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो क्या? कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। क्या क्या क्या? जैसे दो साइड्स हैं a और b, उनका डिफरेंस मॉडुलस a माइनस बी, वो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। ऐसे ही मॉडुलस में b माइनस सी विल ऑलवेज बी लेस देन a, मॉडुलस में c माइनस a इज ऑलवेज लेस देन b, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड विल ऑलवेज बी लेस देन टू थर्ड साइड। क्लियर रखना दिमाग के अंदर, है ना। अच्छा, वैसे ही मॉडुलस की एक और कृपा बताता हूं आपको। जैसे मान लो लेट्स से 2 पॉइंट्स, अपने को 2 पॉइंट पता है, उनके नाम है x1, 0, ठीक है, और दूसरे वाले का नाम पता है हमें x2, 0, ठीक है। और किसी ने पूछा डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस का नाम सुनते डिस्टेंस फार्मूले पे अटैक कर देंगे, ये मत कर लेना प्लीज आप, है ना। अपने को यहाँ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी रखनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। x1, 0 सुनते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि x एक्सिस पे है, x2, 0 भी x एक्सिस पे है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, डिस्टेंस, दैट इज मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 होगा। क्योंकि मॉडुलस इसलिए लगाया गया क्योंकि मुझे नहीं पता कि x1, 0 पहले आता है या x2, 0 पहले आता है, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आप मुझे 2, 0 और 4, 0 दोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे वेरिएबल में आपने सामान रख के चले गए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मैं कैसे पहचानूंगा बड़ा कौन है। तो इसलिए मैं तो सेफ साइड में मॉडुलस में खेलूंगा। सिमिलरली अगर दो पॉइंट्स अपने पास में 0, y1 और दूसरा पॉइंट अगर 0, y2 है, और किसी ने अगर बाय द वे इनके बीच की डिस्टेंस पूछी, तो दैट इज y1 माइनस y2 का मॉडुलस। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आईआईटी बहुत गौर करता है, ठीक है। हमारे को ये पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पे चलो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, रनिंग नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर ये पता है तो ये भी पता होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ा, वैसे हमें ट्रायंगल का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस बेसिक आइडिया में पहले नंबर पे ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता ही है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अंदर के एंगल का जो वैल्यू होती है दैट इज 60 60 60, ये भी आइडिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मेरे को यहाँ बता देनी चाहिए, मैं पहले इधर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सिवा क्लियर रखना भाई, ये छोटी छोटी बातें, हाँ जो ये लिख रहा हूँ फटाफट लिखो, लिखते चलना, है ना। अरे भाई इतना भी कड़क मत रहो कि मतलब मैंने कह दिया कि लाइन सीधी नहीं खींचेगी तो नहीं खींचेगी। हाँ भाई, अब यहाँ दिमाग रखो। जैसे मुझे मान लो इसी का थर्ड पॉइंट पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। इफ ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मान लो ट्रायंगल अपने आप में राइट एंगल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो भी हम cos थीटा sin थीटा निकाल सकते हैं, रिमेंबर इट। हाँ, देन एंगल जो होता है कैन बी फाइंड आउट बाय cos। अब देखो किसी भी एक साइड पे चले जाओ, जैसे मुझे मान लो ए निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं जानता हूँ cos A का नाम लेते ही cos A मतलब ए पे पहुंचो। ए से कितनी साइड जुड़ी हुई है, एक तो बी जुड़ी है, एक बी सी जुड़ी है, तो यहाँ लिखना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में नीचे 2bc। ये हम नेक्स्ट ईयर प्रूफ करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी जरूरतें आज पड़ सकती हैं इसलिए हम इसको लेकर के फड़फड़ाएंगे नहीं। दोबारा बताता हूँ, मान लो जैसे मुझे बी पता करना है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ। जैसा लेट से मुझे एंगल बी पता करना है, तो कॉस बी इज इक्वल टू बी पे हाथ रखते ही बी की साथ वाली साइड्स ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने कौन रह गया, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं और कॉस थीटा से फिर थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे लिए क्या चीज, एंगल जरूरी, अगर जरूरत पड़ जाए तो एंगल कैसे बताना है। अब चलते हैं ट्रायंगल की टाइप्स पे। बात चल रही थी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे को पता होना चाहिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आगे आने वाले टाइम में आप एक और शब्द सुनेंगे मीडियन, इन सेंटर, वो सारे के सारे एक ही जगह ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है कि तीनों साइड्स इक्वल है, माने ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। अच्छा, अगर बाय द वे ऐसा हो जाए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, माने तीनों साइड डिफरेंट हो जाएं, तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। और अगर नहीं पता तो लिख लो, ठीक है ना। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल है ना।
अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। तो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एक स्केलीन ट्रायंगल हो गया, और स्केलीन ट्रायंगल के सिवा राइट एंगल ट्रायंगल का सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बोल दूं तो अच्छा लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो साहब, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, सबने सुना है ये पता होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये अगर ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर है तो बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब अगले ने 90 डिग्री कहां पर मांगा, 90 डिग्री एट बी पे मार लिया, समझ रहे हैं, बी पे 90 डिग्री हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता ही है सबको, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हो सकती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी, कुछ भी, कोई भी दो साइड्स कैन बी इक्वल, है ना। एक फिफ्थ इज दोनों का मिला जुला जनरेशन, राइट एंगल आइसोसेलेस, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस कैसे होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस तब होगा जब आपको पता चले ए बी इज इक्वल टू बी सी बी है, और साथ में ए बी का स्क्वायर उन्हीं दो का स्क्वायर इज इक्वल टू में जो यहाँ मौजूद नहीं है इसी के स्क्वायर के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस है। पॉइंट नंबर 6, यहां तक मेरे को लगता है सबको सब पता है, फटाफट फटाफट एक बार मिला लेता हूँ। और कौन सी चीज रह गई साहब एक चीज और रह गई, है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या चीज है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज है ना, है ना, एनी वन ऑफ 3 एंगल्स इज ऑब्ट्यूज। आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों एंगल में से कोई भी एक अगर बाय द वे ऑब्ट्यूज है तो उसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। लेट्स से दैट इज, मान लेते हैं बी है, बी ने कह दिया चलो मैं ही हो जाता हूँ ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी है वो आपका 90 डिग्री से लेकर के और 180 के बीच में है कि नहीं भाई। अच्छा, इसका मतलब ये कि बी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ सेकंड, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये कि इसका कॉस थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो कॉस बी की वैल्यू कितनी बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, वो भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, क्योंकि 2ac तो इसमें चला जाएगा जीरो में, सही है। तो इज लेस देन बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे। तो याद रखना, कंडीशन ऑफ बीइंग एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज दिस वन, इफ बी इज ऑब्ट्यूज, अगर बी एक ऑब्ट्यूज है एंगल है तो कंडीशन होगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। हालांकि इट इज नॉट दैट नेसेसरी, बट स्टिल आपको ये सब पता होना चाहिए, ऐसा हमारा आईआईटी के लिए आपका सोचना है कि नहीं। अब आप में से कई लोगों को हीट फील हो रही होगी कि यार गजब इतना दिमाग लगा के चलना है क्या, नहीं, ये एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स हैं। एक्चुअली में क्या है, हमें पता था पहले से ही इक्विलेटरल क्या है, स्केलीन पता था हमें, आइसोसेलेस पता था हमें, राइट एंगल पता था हमें, राइट एंगल आइसोसेलेस भी तभी का पता था। एक नई चीज आज जुड़ी है, वो सिर्फ क्या है, वो जुड़ी है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, है ना। इसके सिवा एक मैंने नई चीज और जोड़ी है जो हम अगले सालों में पढ़ेंगे, लेकिन यूज आज भी आ सकती है, उसीलिए मैंने उसका कोसाइन फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक और नई चीज जो जुड़ गई वो है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट, अगर बाय द वे वो एक्स एक्सिस पर हो या फिर वाई एक्सिस पर हो, ये एक नई चीज और जुड़ी। साथ में क्या जुड़ गया, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। क्लियर, आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब अगले पे चलते हैं, अगला टाइटल बड़ा मस्त है ना। मैं आपसे एक छोटा सा बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि लेट्स से अ पॉइंट इज 3,0 एंड एक पॉइंट अपन ले लेते हैं कुछ 3,4 ले लेते हैं, चलो, एंड सी करके ले लेते हैं अपन लोग 0,4, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। मैंने अपने आप इतने सारे ट्रायंगल जो पढ़े हैं ना, उनमें से किस ट्रायंगल पे आप जाना चाहोगे, अगर आपके पास 3 पॉइंट हो तो सोचो फटाफट से, देखें आप में से कितने लोग क्या सोचते हैं कि ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, क्या है, सोचो। सोचो, बहुत छोटी सी चीज पूछ ली मैंने आपसे तो चलो आप सोचो तब तक, है ना। मैं तब तक आप में से कईयों के लिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे एक और पॉइंट ले लेता हूँ तब तक, 0,0 ले लेते हैं, बी के नाम पे अपन ले लेते हैं √3,1, और एक सी ले लेते हैं अपन 0,2, ठीक है। 0,2 ठीक रहेगा, 0,2। इसमें भी आपको नेचर बतानी है, सोचा आपने, चलो तब तक आप तक तो सोच लिया होगा मेरा, ज्यादा ख्याल है
कि कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलेटरल है, कुछ तो होगा, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। देखो 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 जरा, देखो आप में सभी लोगों ने ऐसे सोचा होगा, ए बी निकाला होगा, ए और बी के बीच का गैप, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो आंसर शायद 4 आ गया। ठीक है, फिर आपने निकाला होगा बी सी, बी सी अगर आपने निकाला तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, एंड दैट इज आपका 3 आ गया होगा। सही है, एक आपने निकाल लिया होगा ए सी, ए सी निकालने के लिए आपने 3 माइनस 0 का स्क्वायर करा होगा और इधर 0 माइनस 4 का स्क्वायर करा होगा, तो आपके लिए 5 आ गया। राइट है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि आपने सभी सही सोचा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करने पर ए सी का स्क्वायर आता है, क्योंकि सभी जने जानते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये कि ये अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है, नो डाउट, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये भी पता होगा बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ मस्त सी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, सुबह से अपन एक ही जगह अटके हुए थे। मैं लेकिन ऐसे नहीं देखता, पता है मैं कैसे देखता, मैं इसको ऐसे देखता कि 3,0 एक्स एक्सेस पे मिलेगा यहाँ कहीं, और 0,4 यहाँ कहीं मिलेगा ऐसा, तो ये देखो ए डिनोट कर दिया, सी डिनोट कर दिया। अच्छा आपको पता है जिस दिन मैं इसको इसको मिलाऊंगा ना, इन दोनों को जिस दिन मैंने मिला लिया, आपको पता नहीं है एक्स के नाम पे 3 आएगा और इसके नाम पे 4 आएगा, और ये आपका बी पॉइंट है। सही है। और अच्छा आपने जिस दिन कभी इस फिगर को मिलाया ना, ए इसको दिख रहा है, ये तो आपका ए, ये तो आपका सी था, ये आपका ए था, ठीक है। अब एबीसी को जिस दिन आप मिलाओगे ना, तो ये अपने आप में एक ट्रायंगल बन जाएगा, दिख रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ओ, और मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, मतलब आपको अगर बाय द वे थोड़ा भी अगर कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना, खट से नहीं बता सकते थे आप। तो एक दूसरा तरीका क्या था, फिगर आउट करके, हाँ कई चीज़ों को फिगर आउट किया जा सकता है। अच्छा देखो एक और चीज़ बताना, ठीक है। अब जैसे ये वाला ट्रायंगल आया मेरे पास में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये अपने आप में कैसा ट्रायंगल होगा, लेकिन अब सोचते हैं। ठीक है, तब तक आपने सोचा होगा, एक तो ए बी सोचा होगा, ए बी के लिए 0 माइनस √3 का स्क्वायर बोले तो 3, और एक 0 माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो 1, बोले तो 4, 4 का √2। चलो आ जाओ बी सी पे आते हैं। बी सी के लिए √3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 1 माइनस 2 का स्क्वायर बोले तो कितना आ गया, 3 और 1 4 का 2। ओहो, सी ए आइसोसेलेस तक पक्का हो गया। ठीक है, सी ए मतलब 0 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ओहो, ये भी 2 आ गया, तीनों बराबर आ गए, तो आप कह सकते हो ए बी इज बी सी इज सी ए। इसका मतलब कैसा आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं क्या, मतलब इसका दूसरा तरीका तो मतलब मैं इसको कह करके बिना मत के अपनी क्या पढ़ाई करूंगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप आने वाले टाइम में सीख जाएंगे इसके दूसरे तरीके भी, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के रखेंगे। 1.00 था, 1.2,0 था, और ये आपका ए था, ये आपका सी था, और बीच में कहीं √3,1 था, समवेयर इस साइड में इट इज √3,1। ठीक है, लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। 0,2 है, ओहो ये वाला पॉइंट इधर है, 0,2 इस साइड पड़ेगा, कोई बात नहीं। हालांकि अभी नहीं देख सकते, लेकिन आने वाले समय में आप इस डायग्राम को देखते ही आइडिया लगा लोगे पक्का, बिलीव मी। आप में से कई लोग सोच लेंगे, गारंटी। ठीक है, अच्छा अभी क्योंकि उतनी तेज नजर नहीं है, तो मैं आपसे एक तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा देखें आप में से कितने लोग सोच सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन डाल देता हूँ, ए ले लेता हूँ आपकी बार, कितना 0 0 ले लेते हैं, बी के नाम पे ले लेते हैं √3,1, और सी के नाम पे अपन ले लेते हैं कितना, सी के नाम पे अपन ले लेते हैं 0,1। ठीक है, ट्रायंगल बोलो, चलो नेचर, ट्रायंगल की नेचर बताओ, फटाफट करो फटाफट, देखो आप करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब तो आपके पास दो दो तरीके हैं, डायग्राम भी सोचना चालू करो, नहीं तो कब सीखोगे, डायग्राम भी तो तभी सीखोगे ना जब आप बनाओगे खुद ही। मैं भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 0 0 ये आ गया, ठीक है, 0,1 इस साइड आ गया, और ये 1 हाइट पे होगा, √3,1, √3,1 समझ रहे हैं आप, यो 1 और यो √3, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो √3,1 होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, हो गया वैसे क्वेश्चन। √3,1 होते ही इन दोनों का वाई सेम है, दिख रहा है आपको, नहीं दिखा, मैं दिखाता हूँ, देखो इन दोनों का क्या वाई सेम है, वाई देखो ना, वाई को देखो, वाई इसका 1 है, इसका भी 1 है, वाई सेम है ना, इसका मतलब ये तो सीधे में ही गया होगा ना। अच्छा जिस दिन मैंने किसको मिला लिया, इन तीनों को मिला लिया, ये होगा 100% ये 90 डिग्री बन गया, 100% 90 डिग्री बन गया। अच्छा ये √3,0 होगा, ये √3 होगी इसकी लेंथ, तो इसका मतलब ये कि आइसोसेलेस तो नहीं है, और इवन इक्विलेटरल भी नहीं है,
तो ये पता चलता है, वैसे भी देख के आप बता देना, मैं आपका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है A00, B यहाँ है और C यहाँ है। तो इसका मतलब ये कि पक्की बात है ये कुछ ऐसा रहा होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। आप चेक करके देख लो पहले, है ना। हाँ, अब मैं आपको डायग्राम पे सोचना सिखा रहा हूँ, थोड़ा 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 पुश कर रहा हूँ, पुश धीरे धीरे, है ना, ताकि आप में से कई लोगों को ये भारी चीजों तक लेके जाना है मुझे। नहीं तो क्या होगा, मैं और कुछ लोग रह जाएंगे। नहीं, मुझे आप सबको धक्का देना है, सबको साथ लेके चलना है कि नहीं। सबका साथ मेरा विकास। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करें। अगला पॉइंट है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, किसका सेक्शन? लाइन का। लाइन कैसी लाइन? इनफाइनाइट लेंथ की? ना 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 ना, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, रिमेंबर इट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइन सेगमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये लाइन सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंटरनल डिवीजन। लाइन सेगमेंट नहीं समझे, जैसे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन। अच्छा, ये क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये क्या मांगता, मतलब एक कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है। ठीक है, अच्छा P करके कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, और ये इस m/n में डिवाइड करता है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जिस तरीके से बताएंगे उसका नाम है इंटरनल डिवीजन। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने बोला वो मैं लिख देता हूँ, Px, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B इंटरनली इन द रेशियो m/n। डायग्राम से बहुत क्लियर है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर मुझे x बताना है तो x के टाइम पे क्या होगा, या m जो है दैट विल सी x2, n विल सी x1। क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूंगा तो m मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाई x2, n मल्टीप्लाइड बाई x1 होगा, और जो x बनेगा वो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियोज, माने m प्लस n करते बन जाएगा। सिमिलरली y की अगर हम लोग बात करेंगे तो y इज ऑल्सो इक्वलेंट टू m मल्टीप्लाइड बाई y2, n मल्टीप्लाइड बाई y1 डिवाइड बाई m प्लस n। वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ, अब ये जो आसान सा फार्मूला दिखने में है ना, इसका खेल समझना। रेडी? हाँ, बहुत ध्यान से समझना। ये जो चीज है ना, हालांकि मैं आपका समय लूंगा इस जगह पे, 1 मिनट लूंगा, तकरीबन 60 सेकंड तो लेके रहूंगा। ठीक है, अगर हम लोग जैसे अपनी तरफ से एक्सेस बना लें, लेट्स से जैसे मैंने ये एक्सेस बना ली, ठीक है, मेरे को जो चीज समझानी है ना वो लिखने की कम और समझने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, सपोज ये हमारे लिए 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका नाम कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, बीच में कहीं कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। मुझे जो चीज पूछनी है वो ये पूछना है पहला, कि आप ये बात समझते हैं कि अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जो गैप होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो x, 0 होगा, और ये जो गैप होगा इसका नाम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, 0 होंगे, और ये जो दोनों के बीच की दूरी होगी ये x माइनस x1 होगी। सही है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं और मैं अगर बाय द वे यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो जहां पे परपेंडिकुलर गिरेगा एक्स एक्सिस पे जाके, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, 0 होंगे होंगे। अच्छा, ये जो दूरी होगी, ये अब ध्यान से देखो, ये दूरी x2 है और ये दूरी x है। तो मैं अगर बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा दूं तो मेरे पास में ये वाली डिस्टेंस रह जाएगी, उसकी दूरी होगी x2 माइनस x। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ रहे हो तो मतलब फिर आपका दिमाग बढ़िया काम करता है। दोबारा बताता हूँ, आप मेरी बात समझें। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये जैसे x एक्सिस y एक्सिस है ना, मैं अगर जैसे ये पॉइंट लेके बैठा हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, सही है, और ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, 0। अब आया समझ में? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, 0। ठीक है, जहां प्रोजेक्शन गिरता है x एक्सिस पे वहां y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, अच्छा ये जो गैप है ये x है, ये जो गैप है ये x है। अच्छा, और ये जो गैप है कहां तक, यहां तक का, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये x2 है। तो ये जो बीच का गैप हुआ, ये जो बीच का गैप हुआ, ये कितना हुआ, ये गैप हो गया x2 माइनस x। अब आया या नहीं आया? हाँ, अच्छा, अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं जो इसका भरना नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मिला के खेलना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ सकते हैं शायद। मैं अब आपको
पेन का कलर बना करके फटाफट से लेके चल सकता हूँ इसके आगे, अगर आप समझ गए तो। ये और ये, ठीक है। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि मैंने आपको ये बता रखा है कि x माइनस x1 है और ये गैप x2 माइनस x है, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली अब मुझे यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो गैप है और ये जो गैप है, देख रहे हैं आप, है ना, ये जो गैप होगा, ये गैप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये गैप कहलाएगा y माइनस y1। अच्छा, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाएगा y2 माइनस y। बस अगर आप ये समझ गए तो और बल्ले बल्ले। अच्छा, P पॉइंट ने A और B को m/n में डिवाइड किया, करा। अच्छा, ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको इस समय पर, मैं एक बार जरा y2 माइनस y1 और ये सब हटा लूं, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरी बात चल रही है, ठीक है। मेरी बात चल रही है इस पर, ये लाइन मिट गई, ठीक है। बड़ा ध्यान से, बहुत जल्दी से इस बात को समझना है, ठीक है। हाँ, बड़े ध्यान से समझना। ये जो लाइन है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये m/n है और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अब आप इस तरह के शब्दों से दोस्ती करो, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब सिमिलर साइड्स का रेशो मेंटेन रहता है। तो देखो, ये दोनों बेस हैं, ये दोनों बेस हैं, तो दुनिया की नजर में x अपॉन x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x उतना ही होगा जितना परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बोले तो छोटे बड़े वाले का कितना था, बड़े वाले का था y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ये इसका हाइपोटेन्यूज है जिसे मैं हैज कर रहा हूं ना, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, दैट इज m/n। ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब एक बार जरा इस पॉइंट को घेर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको दिख जाएगा mx2 माइनस mx इस गड़ो में कितना nx माइनस nx1, सही है। अच्छा, अब एक काम करो, mx प्लस nx एक तरफ ले चलो, इसको इधर ले आओ, mx2 प्लस में nx1, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर अंदर बचेगा m प्लस n इंटू m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई x, और इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। हो गया प्रूफ। प्रूफ में मेरा 1% इंटरेस्ट नहीं था। व्हाट आई नीड टू डू दैट वाज, मेरा जो सोल इंटरेस्ट चल रहा है वो आपको डेवलप करने में चल रहा है। आपका मैथमेटिक्स डेवलप होना चाहिए। आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुने होंगे कई जने कि यार ये कोई सिमिलर ट्रायंगल भी कुछ काम की चीज है। आप में से कई लोगों को फर्स्ट टाइम सुनने में आना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन के दौरान आपको लगे ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं, उसके लिए मेरी मेहनत होनी चाहिए। मैं आपके साथ जुड़ करके मेहनत करना चाह रहा हूँ। भले आप बायो के हैं तो भी आप में इतना सभी, अगर बाई द वे इसमें 40% भी इंटरेस्ट जगा के मेरा काम बन जाएगा। मुझे शुरू में बुरा बनना पड़ेगा, हो सकता है इस जगह कई जगह पे, बट वो मैं आपसे काउंटर सम कर लूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चंस। बट समवेयर इनटू थ्योरी आई नीड टू फोकस ऑन दिस आल्सो, कि मैं आप में से कई लोगों का थोड़ा स्टेमिना बूस्ट करूं, है ना। थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना बेटा, ठीक है। चलूंगा नेक्स्ट। इसी में मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट क्या है वो सुनो आप। अगर बाय द वे मिड पॉइंट होगा तो रेशियो 1:1 होगा। तो आप x2 की जगह 1 और x1 की जगह 1 कर दो। ओह सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर मिड पॉइंट हुआ तो आपका m भी 1 हो गया और n भी 1 हो गया, तो आप m और n की जगह 1 रख दोगे। तो 1 रखते ही क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा 1 इंटू x2 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। इसका मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट होते ही क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होते ही ये फार्मूला ये बन जाएगा और y का फार्मूला ये बन जाएगा। कैसे 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 दोबारा बताऊं। मिड पॉइंट होते ही रेशियो 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐसे काम करेगा। ट्रिक से मैं भर दूंगा। ट्रिक तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते, वो ट्रिक्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो अपन खेल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इस खेल को समझें। जहां मुझे थोड़ा आपकी भी मदद की जरूरत है कि नहीं यार ये बोरिंग पार्ट है लेकिन इसे सीखो, वहां मुझे थोड़ी हेल्प करना, ठीक है। चलो आगे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, है ना। अच्छा, अभी मैं, आप पहले कॉपी कर लो फिर आगे चलता हूं। चलो, है ना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डिवीजन, इसका नाम है धूल का फूल। क्या, धूल का फूल? ना ना ना, इसका नाम है चटाई का फूल। क्या, चटाई का फूल? हाँ, चटाई का फूल, ठीक है। अब वो समझाऊंगा आपको कैसे, ठीक है। लिख लो भले आप, चटाई का फूल। अरे समझ में आ गया ना। हाँ देखो, यहाँ क्या है, जो पॉइंट है वो बाहर बैठा है। कैसे,
ऐसे जैसे ये ए और बी है ना, अपना पॉइंट बाहर बैठा है, बाहर देखो बाहर, दिखा आपको? हाँ ऐसे, ये पी अब की बार बीच में नहीं बैठ के बाहर बैठेगा। अब यहाँ करके कईयों का दिमाग खराब हो जाता है, कईयों को ये समझ में नहीं आता सर बाकी तो सब ठीक है, फार्मूला भी है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सर ये समझा दो कि सर बाहर बैठ के कैसे डिवाइड कर सकता है सर, इंटरनली तो कोई भी डिवाइड कर देख लेगा सर, ये चीज समझ में नहीं आती। मैंने कहा बस ये तेने कह करके दिल जीत लिया मेरा, वैसे तो तेने ये कह करके मेरा दिल भी दुखा दिया। अरे लोग बाहर बैठ के तो डिवाइड करते हैं, समझा? अरे दुनिया में बाहर बैठे हुए लोग ही तो आपको डिवाइड कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझे? हाँ, आपके अपनों ने कब डिवाइड किया? बाहर बैठ के तो डिवाइड करते हैं, तो आपको वैसे तो सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मैथ्स में कैसे, दिखाता हूं अब जरा। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये अपना पॉइंट है ना, अब की बार यहाँ कैसे चलेगा स्टोरी, जो ये सिंपल स्टोरी है वो तो ये है कि अब की बार एम और एन यहाँ होंगे। ठीक है, पहले तो एम और एन समझ लो आप, ये एम और एन ही सर पकड़ में नहीं आ रहे सर, एम ये है और एन ये है। अच्छा पहले ही समझा देता हूँ, एम जो होगा दैट इज मल्टीप्लाइड बाई दैट इज मल्टीप्लाइड स्टिल x2 एन मल्टीप्लाइड बाई x1। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए एक छोटा सा खटक से ना मेरा तरीका सीखो, मजा आ जाएगा आपको समझ में आ गया तो। उसका नाम है चटाई का फूल। क्या? चटाई, चटाई, चटाई का फूल, चटाई का फूल। हाँ, अभी चटाई का फूल क्या है? अरे अपने घर में आपने चटाई देखी? चटाई बिछाते ना, बिछाते हैं चटाई, नहीं देखी? अपने कोई अंग्रेज तो नहीं, व्हाट इज चटाई वाला नहीं, सबको पता है ना चटाई। हाँ, ऐसा जो एक होता है ना पिकनिक वगैरह में जाते हैं, जैसे मैट कहते हैं आप लोग, है कि नहीं? अरे योग वगैरह करने के लिए वो प्लास्टिक मैट नहीं, अपना वो चटाई, हाँ देसी वाली, जिसमें वो जो बैम्बूज स्टिक्स होती हैं पतली वाली, वो दैट इज, ठीक है ना? हाँ वो मैट है ना, अपन चटाई बोलेंगे। अच्छा आपने देखा होगा उसमें बीच में बड़ा डेकोरेटिव तरीके से फूल वूल बने होते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जब मम्मी और पिकनिक में जाते हैं हमारे को लेकर के, तो अपने को कहते हैं ना कि चलो ये बिछा दो, क्योंकि आप अपने इसी लायक समझते हैं कि चलो ये बिछा देगा। तो अगर अपन बिछाते हैं तो क्या होता है, जैसे अपन ये फैला के बिछाते हैं ना, तो पूरी नहीं बिछती, दूसरी साइड से हल्की सी अंदर दबी रह जाती है, अरे अंदर की तरफ दबी रह जाती है कि नहीं? तो अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक चटाई है, देखो ये ऐसे दबी रह गई, मुड़ी रह गई, दिख गई? ऐसे मुड़ी रह गई अंदर की तरफ। तो आप में से सभी को दिख गया होगा ये मुड़ी रह गई। अब देखो अगर भाई यूं बिछाते तो मुड़ी रह जाती, तो अपन क्या करते हैं, फाड़ के तो नहीं फेंक देते हैं, अपन क्या करते हैं, ऐसे बिछाते हैं, जितनी बिच की दूसरी साइड जाते हैं और हाथ से खींच के बाहर कर देते हैं। तो अब क्या है, ये जो मुड़ गया, इस हिस्से को, ये जो हिस्सा आपने देखा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मुड़ गया, अपन क्या करेंगे, इसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं। हाँ, क्योंकि अपन भी वहां पे भी तो ऐसे करते हैं, जहां से जैसे ये फूल की साइड से मुड़ गई तो उसको खोल देते हैं, पूरा फूल दिखने लग जाता है। तो अपन ने भी यहाँ क्या किया, हमने भी यहाँ यही चमत्कार किया, हमने पूरा खोल दिया। अब जब हम इसे पूरा खोलेंगे ना, ठीक है, अपने स्केल से दिखा देते हैं ना अपन तो, ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी चटाई से भी काम चल जाएगा ना आपका। देखो जरा ऐसे हुआ, ये ए यहाँ था, अच्छा पी जो है वो यहाँ रह गया एक्स कॉमा वाई, और जो बी है ना, बी वाला पॉइंट, ये बाहर चला गया, भाई इसे बाहर की तरफ कर दिया, तो जैसे ही बी को बाहर की तरफ करेंगे तो ये कहीं बी यहाँ आ गया। अच्छा, बी खोला बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही खोला, पहले बी यहाँ तक था, पहले बी यहाँ था, आपने इसे खोला बाहर की तरफ फेंक दिया। अच्छा जब बी बाहर की तरफ फेंका, तो बी की वजह से क्या हो रहा था, ये रेशो एन था, एन एन, नोज वाला एन, ठीक है? तो ये एन जो था, क्योंकि आपने इसे बाहर करा तो ये बाहर की तरफ चला गया। अब ये क्योंकि बाहर की तरफ चला गया, इसलिए लोगों ने इसे प्यार से माइनस एन कह दिया, है कि नहीं? अच्छा, आपका जो इसके बीच का ए का और पी के बीच का जो रेशियो था वो एम था, तो ये तो अभी भी एम है, ठीक है? और बी आपका उठ करके कहां चला गया, बी आपका उठ करके बाहर चला गया है, क्लियर है? बी आपका उठ करके बाहर चला गया, क्लियर? ओके, अब मेरा, ओहो बहुत परेशान करते हैं ये, टच करते ही भाग लेते हैं, नहीं, हाँ पिदा के रखा हुआ है। ओके, तो अब ये फिलहाल बी बाहर की तरफ चला गया तो माइनस एन हो गया। अब हाँ ध्यान से देखो, जो बाहर बैठा हुआ पी था ना, वो अब कहां आ गया, बीच में आ गया, तो ये एक तरह का इंटरनल डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन होते हमारा कंसेप्ट काम कर गया। अब ये जो पॉइंट था उसका नाम था x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट के नाम थे x2 y2, क्लियर है? अच्छा, और इसके कोऑर्डिनेट थे x, y, क्या कहते हो आप? अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, अब क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाई x2 कर दूं, ठीक है ना? अच्छा सिमिलरली m मल्टीप्लाइड बाई x2 ऐसे दिखा देते हैं,
m मल्टीप्लाइड बाई x2 एंड माइनस n मल्टीप्लाइड बाई x1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस n मल्टीप्लाइड बाई x1 डिवाइड बाई नीचे m प्लस माइनस n, और ये हमारा x बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बन गया, mx2 माइनस में nx1 अपॉन में m माइनस n। क्या आपको बात समझ में आई? और ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। जैसे आप इसे पलटेंगे बाहर की तरफ माइनस n लग जाएगा और खटखट आपका काम बन जाएगा। चीजों को याद रखने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। क्या आप ये बात समझ गए, है कि नहीं? हालांकि इसका प्रूफ भी सिमिलर ट्रायंगल है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे। तो आप में से जिनको यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो वो आप पहले लिख लो, मैं एक बार दोबारा हो सकेगा तो बता दूंगा। ठीक है, पहले आप लिख लें। हाँ भाई, तो आज के दिन पे अपन बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया। ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इकट्ठे हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इकट्ठे हो गए, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिया। हम अभी बात कर रहे हैं मिड पॉइंट पे, थोड़ी देर पहले इंटरनल डिवीजन पे, अब एक्सटर्नल डिवीजन पे बात कर रहे हैं। और अब अपने पास में क्योंकि मैटर काफी इकट्ठा हो गया तो क्वेश्चंस करने का टाइम आया। फिलहाल इससे पहले कि आप क्वेश्चन करने की बातें करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे को डायग्राम हटाना है, मैंने हटा लिया, राइट है। और मैं आपको बता दूं हमारे लिए जो पॉइंट थे वो कुछ ऐसे थे। एक x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने के फार्मूले थे, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अच्छा, दूसरी बात, कैसे पता चलेगा सर इंटरनली डिवाइड हो रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है? वैसे तो क्वेश्चन वाला लिख के देगा, फिर भी एक्सटर्नल डिवीजन नॉर्मली नेगेटिव होता है, माने माइनस में गिवन होता है, तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि वो अपने आप में एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है कि क्वाड्रिलेटरल मेड बाय क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल मेड बाय दीस 4 पॉइंट्स इज पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और नन। ठीक है, याद रखिएगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल। ये चार ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल फिगर हैं जिनके डायगोनल्स मिड पॉइंट पे कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। मैं पहले पॉइंट को 0 0, दूसरे पॉइंट को 3,4, तीसरे पॉइंट को 2,3 और चौथे पॉइंट को 0,2 ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका मिड पॉइंट निकालता हूं। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट निकलेगा इसको मैं O नाम देता हूं। O क्या निकलेगा, 0 + 2/2, है ना। फिर y का सम 0 + 3/2, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1,3/2। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं कि अपन दूसरी साइड वाले का भी मिड पॉइंट निकालते हैं। निकाल लें। अब इसका मिड पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं m। ठीक है, अच्छा जो दूसरा डायगोनल है उसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, m अगर मैंने निकाला तो x का सम डिवाइड बाई 2, y का सम डिवाइड बाई 2 करते ही ये हो जाएगा कितना, 3/2,3। क्या o और m सेम आए? नहीं, इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं मिड पॉइंट्स आर नॉट कोइंसिडेंट। मिड पॉइंट सेम नहीं है, समझ रहे हो आप? मिड पॉइंट ही सेम नहीं है, इसका मतलब ये कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है। मैंने वापस बोल देता हूँ, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इनके मिड पॉइंट सेम होते हैं। और यहाँ मिड पॉइंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये नन ऑफ अबव है। इसका मतलब आंसर इज डी। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि ये तीनों में से कुछ नहीं है। या नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले ए बी बी सी सी डी सब निकालना चालू करता है, और फिर ये तरीका सही भी और गलत भी है, लेकिन आप मिड पॉइंट से अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका सिखाना था मुझे। अब ए क्या कह रहा है, फोर्थ वर्टेक्स। कंसेप्ट सीखो। पैरेललोग्राम में कभी भी आप अगर मुझे 4 में से कोई भी 3 वर्टेक्स दे दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। ठीक है, अच्छा ये जो चौथा वर्टेक्स है इसे आप छुपा दो। अगर आप इसका कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखना। ठीक है ना। अच्छा, जो अननोन है वो h और k है। अगर आपने मुझसे h पूछा, h क्या होगा, तो मैं कहूंगा आमने सामने का सम माइनस साइड वाला। आमने सामने का सम माइनस साइड वाला। आमने सामने कौन कौन है बेटा, ध्यान से देखो। आमने सामने का सम, इसका x1, इसके सामने x3, आमने सामने का सम x1 + x3 माइनस साइड वाला। साइड वाला कौन है, x2। हाँ, साइड वाला कौन है, x2।
ऐसे ही अगर मुझे k निकालना हो तो आमने सामने कौन है, y1, और इधर सामने कौन है, y3 माइनस y2, आमने सामने का सम माइनस साइड वाला। अब आप आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन की अगर आप मुझसे चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन में जो पैरेललोग्राम हमारे पास बन रहा है वो है 1 2 4 5 एंड 0 3, और ये मुझे अननोन है, तो ये इट इज h कोमा k। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आमने सामने का सम बोले तो 1 प्लस 0 माइनस 4, ठीक है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आमने सामने 2 प्लस 3 माइनस 5, क्लियर है। इसकी वैल्यू आ गई -3, इसकी वैल्यू आ गई 0, तो पॉइंट इज -3,0, ठीक है। दैट इज फोर्थ वर्टेक्स, आमने सामने का सम माइनस साइड वाला, क्लियर। अब अपन बी क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस रेशो के अंदर, इन व्हाट रेशो वाई एक्सिस ने इन दोनों को काटा, ये वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज करो ये वो पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दैट इज 2, -3, ऑब्वियसली बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये -5, 6 है ना। अच्छा, हम ये मानते हैं कि ये वो पॉइंट है जिस जो वाई एक्सिस पे उन दोनों को मिलाने वाली लाइन को कट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ये रेशो m:n है। m देख लिया आपने किस साइड है, उसी साइड जहां पहला आदमी है, 2, -3, 2, -3, क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट की क्या खास बात है, ये पॉइंट है 0, y, क्या क्या क्या, हाँ, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और हम इसी का फायदा उठाएंगे। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, हम उसका फायदा उठाएंगे। कैसे, m मल्टीप्लाइड बाई 0 कैसे आया होगा, देखो जरा, इसका x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट बीच में कटा, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। अगर ये 2, -3 हो, ये -5, 6 हो, और ये m:n हो, तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। x कोऑर्डिनेट विल बी m मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन m प्लस n करके निकालोगे। अच्छा, x कोऑर्डिनेट तकदीर से 0 दिया हुआ है, तो मैं इसके सामने 0 लिख दूं, लिख दिया। लिखते ही आप सोचो m प्लस n तो 0 में चला जाएगा, तो दुनिया की नजरों में बचेगा माइनस का 5m प्लस का 2n इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 5m इज इक्वल टू 2n, इसका मतलब m बाई n इज इक्वल टू 2/5, तो आंसर इज 2/5, ठीक है। ये इसका मेथड 1 हुआ। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 सुनिए, मेथड 2 तो कहता है सीधा आंसर, y एक्सिस जब भी डिवाइड करेगा, y एक्सिस जब भी डिवाइड करेगा, आंसर -x1 अपॉन x2 लगाना है। अब देखो, इसका x1, ये x1 है और ये x2 है, तो -x1 की जगह भर देता हूँ 2 और x2 की जगह भर देता हूँ -5, तो आंसर इज 2/5, दैट्स इट। कैसे भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, आप में से कई लोग चकरा गए होंगे, ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, ठीक है, वो कंसेप्ट भी बताता हूँ, बड़े ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लेना, राइट है। बस अब जाने का टाइम हो गया, लेकिन जाने के टाइम पे भी हम जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं, है कि नहीं। आप तो समझ ही रहोगे, जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं, है कि नहीं। अपनी भाई लोगों की कंपनी का डायलॉग है। चलें, अब ये नोट, कुछ एक पॉइंट को ध्यान रखना, अगर कभी भी रेशो पॉजिटिव गिवन हो, तुरंत समझ जाना इंटरनल डिवीजन हुआ है, ठीक है, याद रखना। अगर कभी भी दो पॉइंट के बीच का रेशो नेगेटिव दे रखा हो तो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, बहुत ध्यान से। अच्छा, कभी भी अननोन रेशो हो, अननोन रेशो को k:1 मानना, माने ये एज्यूम करें, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन को स्टार्ट करना, ठीक है। तीसरी चीज, एक्स एक्सिस डिवाइड्स इन -y1 अपॉन y2 एंड y एक्सिस डिवाइड्स इन माइनस का x1 अपॉन x2। ये रेशो में डिवाइड करता है हमेशा, ध्यान रख लेना, ठीक है। फोर्थ चीज जो है अभी के लिए नई हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के लिए नई नहीं है, ठीक है ना। बड़े ही ध्यान से समझना, इफ लाइन joining x1 y1 and x2 y2 is divided by line ax plus by plus c equal to 0, then ratio will be, ठीक है। ये आने वाले टाइम के लिए, लेकिन वहां मैं भूल जाऊंगा या 100% वहां ये आउट ऑफ कंसेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए अभी से बता रहा हूं। तो जो रेशो होगा वो दैट विल बी ax1 by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c होगा, ठीक है, ये रेशो होगा।
तो 4 बहुत ही काम के पॉइंट, और खट से एक लास्ट क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं, है ना। शियाओ करते हैं फिर, ठीक है, शियाओ कर देंगे। चलो अब अपन चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, ठीक है, बहुत बहुत काम का क्वेश्चन। अगर two vertices of equilateral triangle are at parallel line at a distance 6 मीटर। देखो साहब, दो वर्टिसेस हैं, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके दो वर्टिसेस एक पैरेलल लाइन पे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, और ये गैप जो है वो 6 मीटर है। अच्छा, कहता है कि इनकी साइड लेंथ अगर अपन ए माने तो ए बताओ क्या कितनी होगी, ठीक है ना। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड इफ थर्ड वर्टेक्स इज एट द डिस्टेंस। अगर तीसरा वर्टेक्स जो है, तीसरा वर्टेक्स बोले तो ये वाला, ये इनमें से किसी भी एक लाइन से 2 मीटर की दूरी पर हो। इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो बट ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस 4 मीटर रहेगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब अपन ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इससे इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, मान लें। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो रिमेनिंग एंगल हो गया वो कुछ 120 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस ट्रायंगल से बात कर रहा हूं। ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल को मैं एक बार आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि ये साइड ए है, ये एंगल 120 माइनस थीटा है, थोड़ा बड़ा कर लें। ये ट्रायंगल कुछ ये है ऐसा, ये जो है ये वाली साइड ए है, ये एंगल 120 माइनस थीटा है, और ये लेंथ 4 है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसके साइड में इसको देखूं तो ये बेस का रोल निभा रहा है और ये हाइपोटेन्यूज का, ठीक है ना। ये ए जो है वो किसका रोल निभा रहा है, हाइपोटेन्यूज का, क्योंकि ये 90 डिग्री गिर रहा है। हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन होता है कॉस का। इसका मतलब ये कि मैं अगर कॉस थीटा, थीटा यहाँ 120 डिग्री माइनस थीटा है, 120 माइनस थीटा है, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट से देखूं तो बेस 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज ए निकलेगा, निकलेगा। अच्छा, अब अगर बाय द वे मैं नीचे वाले ट्रायंगल से बात करूं तो नीचे वाले ट्रायंगल में ये जो साइड है ना, ये साइड लेंथ ए है, ये वाली ये वाली ये वाली ए है, दिखा आपको। अच्छा, ये जो एंगल है दैट इज थीटा। अच्छा, ये जो है ये 2 है, और ये अब देखो ये भी बेस का रोल निभा रहा है, और ये हाइपोटेन्यूज का। तो अगर मैं इससे cos थीटा मंगाऊं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन ए निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। अच्छा, अब जरा अपने को ये पता है कि cos 120 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 बाई ए निकला। खोल दो जरा, cos 120 cos थीटा प्लस sin 120 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 4 बाई ए, ये निकलेगा। अच्छा, cos 120 होता है माइनस का 1/2, और cos थीटा की जगह 2 बाई ए कर देता हूँ, कर दूं। अच्छा, sin 120 √3/2 होता है, sin थीटा की जगह sin थीटा ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 4 बाई ए रहने दूं, चलेगा। इस 2 से 2 घटा देता हूँ, तो फाइनली मेरे को दिख रहा है √3/2 sin थीटा इज इक्वल टू 5 बाई ए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के sin थीटा की वैल्यू निकल रही है कितनी, 10 अपॉन ए √3, ठीक है। ये आ गया कितना, sin थीटा। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा मुझसे, क्वेश्चन ने मुझसे ए मांगा है, ए थर्ड साइड। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इस समय sin थीटा और cos थीटा दोनों मौजूद हैं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं खटाखट आपका समय बेकार करे बगैर यहाँ पे इसे इसका स्क्वायर करता हूँ, तो 3a स्क्वायर हो गया, प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 बाई ए स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि एलसीएम लेती है यहाँ 3a स्क्वायर और यहाँ 12 हो जाएगा, 112 अपॉन 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 112। इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई 3, इसका मतलब a इज इक्वल टू इसका रूट ओवर। तो हमारे को थर्ड साइड चाहिए थी, वो आ गया आंसर, ठीक है। बस मैं अब आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, जाने का समय, बस अभी इस जगह पे यहाँ से आपसे इजाजत लूंगा। माता पिता का खूब सम्मान करने की बातें जरूर करनी चाहिए, भले 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। माता पिता का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद पाएं, उनसे खूब सम्मान दें, खूब सम्मान ले भी, कोशिश ऐसी करें कि हमेशा अच्छे बने रहे उनके लिए। भाई बहनों से तो नौकझोंक चलती रहती है, इसी में जीवन है, और बाकी जय